हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वेपर प्रेशर को स्टडी करेंगे और वेपर प्रेशर पर सॉल्यूट का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, उससे रिलेटेड जो लॉ है हमारा राउल्ट्स लॉ, उसे डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर से। एक्चुअली वेपर प्रेशर क्या होता है? यदि हम किसी वॉलेटाइल सब्सटेंस की बात करते हैं, वॉलेटाइल मीन्स होता है ऐसा सब्सटेंस जो वेपर में कन्वर्ट होता है और नॉन वॉलेटाइल जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो यदि हम देखें, सपोज आपके पास एक कंटेनर है और इसमें कोई वोलेटाइल सब्सटेंस आपने फिल किया हुआ है। हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, आपने इसमें कोई वोलेटाइल सब्सटेंस फिल किया है और हमने इसे कवर कर दिया। थोड़ी देर आप क्या दे ऑब्जर्व करेंगे, स्टार्टिंग में यदि आपने कितना लिक्विड लिया, वोलेटाइल लिक्विड, इस लिक्विड का यदि आप लेवल मेजर कर लेते हैं कि इतना लिक्विड आपके पास इनिशियली है, आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे ये धीरे धीरे करके लेवल कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वोलेटाइल लिक्विड है इसके पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे। पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट होकर कहाँ जाएंगे? जो इस कंटेनर में एम्प्टी स्पेस है वहां पर अपना प्लेस ऑक्यूपाई करने लगेंगे। तो लिक्विड के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे, इसलिए लिक्विड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जिसके बाद वॉल्यूम कम होना स्टॉप हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। यानी हम देखें कि यहां पर आपके पास काफी सारे वेपर पार्टिकल्स कलेक्ट हो गए इस लिक्विड के और यहां आपके पास लिक्विड का वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया और एक कंडीशन के बाद कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया तब हम क्या माने कि क्या अब लिक्विड के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे? क्या वेपोराइजेशन की प्रोसेस स्टॉप हो गई है? नहीं। अब क्या हो रहा है, जितना एम्प्टी स्पेस था वो तो वेपर पार्टिकल ने कंज्यूम किया। उसके बाद अब जो पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वो पार्टिकल पहले से प्रेजेंट पार्टिकल के साथ टकरा रहा है, उसके थ्रू वो कंडेंस हो रहा है और कंडेंस होकर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होकर वो लिक्विड में आ रहा है। तो अब जो पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर वापस से लिक्विड में गिर रहा है। इससे लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो गया। यानी एक कंडीशन आएगी कि जितने पार्टिकल वेपर में बनेंगे वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और लिक्विड का वॉल्यूम उतना का उतना कांस्टेंट रह जाएगा। यानी एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी लिक्विड और उसके वेपर पार्टिकल के बीच में। जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई उस टाइम यहाँ पर जो वेपर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ये वेपर पार्टिकल भी इस लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो इस टाइम इक्विलिब्रियम टाइम में वेपर के पार्टिकल जो लिक्विड पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस प्रेशर को ही हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है ना, वेपर के थ्रू लिक्विड पर जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। तो हर लिक्विड एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इक्विलिब्रियम की स्टेट फॉर्म कर लेगा और इक्विलिब्रियम टाइम में जो वेपर पार्टिकल उस लिक्विड पर प्रेशर डालेंगे उसे हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब इसी वेपर प्रेशर को कि यदि आपके पास वोलेटाइल लिक्विड है या नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, या जो आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो आपने जो सॉल्यूट बनाया है उसमें सॉल्यूट में आपने वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है, उसका आपके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसे राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं राउल्ट्स लॉ। सॉल्यूशन में आपके पास सॉल्यूट कैसा है, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टू राउल्ट्स लॉ हैं। पहले हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यदि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल भी वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल भी वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो
कंटेनर होगा उसमें वेपर पार्टिकल्स काफी ज्यादा होंगे, यानी वो जो वेपर पार्टिकल्स हैं, जितने ज्यादा वेपर पार्टिकल होंगे सॉल्यूशन पर उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो यदि आपके पास वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्वेंट तो हम वोलेटाइल ही मानकर चल रहे हैं, यदि सॉल्यूट भी वोलेटाइल है तो वहां पर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट। अब कंपोनेंट यानी सॉल्यूट या सॉल्वेंट, एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट में उसके वेपर प्रेशर के मल्टीपल के इक्वल होगा। देखिए ये आपके पास कंटेनर है, इसमें आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही वेपर में कन्वर्ट होने वाले हैं। यदि आप इस कंटेनर को क्लोज कर देते हैं तो यहाँ आपके पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी होंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी होंगे, दैट मीन्स वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब यदि मैं एक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की बात करती हूँ तो एक कंपोनेंट चाहे वो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और उस कंपोनेंट के प्योर स्टेट में जो उसका वेपर प्रेशर होता उसके मल्टीपल के इक्वल होगा। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ हम दो सिंबल्स मान लेते हैं ए एंड बी। जो ए है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा और बी सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यदि मैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं, ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, पी ए। पी वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए किसको, सॉल्वेंट को। तो पी ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पी नॉट, जो भी सिंबल हम नॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे वो उसका प्योर स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो पी नॉट ए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है जब वो प्योर है, दैट मीन्स आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं किया गया है, वो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है, उस केस में उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो आपका पी नॉट ए है। तो पी ए कितना होगा, पी नॉट ए एक्स है। इसी तरह से यदि आप सॉल्यूट की बात करते तो हम कितना लिखेंगे, पी बी। तो पी बी आपका कितना हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। अब लास्ट ईयर आप पढ़ चुके हैं डाल्टन पार्शियल प्रेशर। डाल्टन के पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग एक सॉल्यूशन का या एक मिक्सचर का प्रेशर उसके कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। तो यदि मैं यहाँ सॉल्यूशन का प्रेशर की बात करूं, P यहाँ ले लूं मैं सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होगा, उसके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ यदि वैल्यूज पुट कर दी जाए तो P ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी ए, दैट मीन्स पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ये आपका बोलता है राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। हम इसको एक ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। इसका यदि हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ किस किस के बीच में बनाए, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। ये हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये ग्राफ ड्रॉ यहाँ आपका मोल फ्रैक्शन और यहाँ हमने ले लिया वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में लिया जाए। यहाँ यदि मेरा एक्स ए 1 मान लो तो एक्स बी कितना होगा, 0। हम एक बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। यदि ये कंप्लीटली मैं सॉल्वेंट का मान लूं तो सॉल्यूट का 0 हो जाएगा, और इसी तरह यदि मैं इसको पूरा सॉल्यूट का मान लूं तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। ये क्या होगा, एक्स ए
ये पॉइंट आप मान लें पी नॉट ए, ये पॉइंट होगा आपका पी नॉट बी। सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये दोनों आपके कंबाइन हो जाएंगे, तो ये किसका हो जाएगा P इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। दैट मीन्स ये जो आपकी लाइन आएगी ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली आपकी सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगी और ये आपकी सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये कितना होगा आपका पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक से, ये हो जाएगी पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स डी। इस तरह से ये ग्राफ आपका रिप्रेजेंट करेगा कौन सा, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो आपका ये स्टेटमेंट हो जाता है कि a solution containing non-volatile solute, the partial pressure of a component is the multiple of the mole fraction of that component to the vapor pressure of that component in the pure state। तो इस तरह से आपके पास ये आ जाता है राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। आगे हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आगे हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब आप देखिए, यदि आप एक कंटेनर लेते हैं, इसमें आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल नॉन वोलेटाइल है, दैट मीन्स वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते। यदि सॉलिड पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट नहीं होते तो जो वेपर पार्टिकल्स होंगे वो आपके किसके होंगे, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि इस पर जो वेपर प्रेशर लगेगा इस सॉल्यूशन पे वो टोटली किसका होगा, सॉल्वेंट का। यानी उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है लेकिन वो नॉन वोलेटाइल है, तो इसलिए सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, ओनली सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। तो ओनली सॉल्वेंट का होगा तो हम कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे उतना ही ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। तो ये लॉ बोलता है कि एक सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम कह सकते हैं एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन उसके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। यानी ये आप किसको बोल रहे हैं, सॉल्वेंट को, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां से हम इसे सॉल्व करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव कर दें तो हम एक कांस्टेंट लगा दें के। अब क्योंकि जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट होगा, यानी इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर यहाँ पर आएगा वो उतना ही होगा जितना कि प्योर वाटर का होगा या प्योर सॉल्वेंट का होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास जो सॉल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है, तो यदि सॉल्यूशन में भी आप वेपर प्रेशर की बात करें तो किसका होगा, सॉल्वेंट का ही होगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो कितना होगा, जितना उसका प्योर स्टेट में होता है। तो हम मान सकते हैं कि पी ए इक्वल्स टू कितना होगा, पी नॉट ए। नॉट हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्योर स्टेट को, तो पी ए इक्वल्स टू कितना हो गया, पी नॉट ए। पी नॉट ए तो एक्स ए कितना हो जाएगा, यानी टोटल मोल फ्रैक्शन किसका होगा, फिर ओनली सॉल्वेंट का ही होगा, क्योंकि सॉल्यूट तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो मोल फ्रैक्शन पे उसका या उसका पार्शियल प्रेशर पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन भी सॉल्यूशन में टोटली किसका होगा, ओनली सॉल्वेंट का ही होगा। सॉल्वेंट का ही होगा तो मोल फ्रैक्शन इसका कितना हो जाएगा, 1। तो ये वैल्यूज यदि हम यहाँ पर पुट कर दे, सपोज यदि इसको 1 दे, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दे तो पी ए इक्वल्स टू में कितना लिख दूं, पी नॉट ए के तो एज इट इज एक्स से कितना रखा 1, तो कितना आ गया मेरे पास, पी नॉट ए इक्वल्स टू के। अब यदि यहाँ से मैं के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, के की प्लेस पर कितना रखे, पी नॉट ए, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है ना, हमें मालूम होता है
कि जो आपका सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है, और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का दैट मीन सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1। यहाँ हमारे पास एक्स ए दिया हुआ है तो यहाँ से हम एक्स ए निकाले तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी। इस एक्स ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो। फ्रॉम 3 एंड 4 एक्स ए की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें तो आपके पास कितना मिलेगा पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। इसको सॉल्व कर लो, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ये कितना हो जाएगा पी नॉट ए एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए, और यहाँ से यदि एक्स बी की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये आपके पास लास्ट स्टेप आ जाती है। ये जो इतना पोर्शन है ये वाला, इसे कहा जाता है रिलेटिव लॉरिंग। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कितनी कमी आ रही है रिलेटिवली, तो हम यहां से इसको डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equals to the mole fraction of solute in the solvent, है ना। relative lowering of vapor pressure is equals to the mole fraction of solute। ये आपका है राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यानी अब हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, या तो उसमें वोलेटाइल सॉल्यूट होगा या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। तो उसका वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा वो हम राउल्स लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं। आइए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 टाइप के सॉल्यूशंस हो जाते हैं। एक ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, और सेकंड टाइप के सॉल्यूशंस वो होंगे जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 टाइप से सॉल्यूशंस बात करते हैं। एक को बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशंस और दूसरा बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन यदि सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है, राउल्स लॉ को फॉलो करता है दैट मीन्स क्या करता है वो, आइडियल कौन है फॉलो राउल्स लॉ, और ये कौन होगा नॉट फॉलोस राउल्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं तो उसको आइडियल सॉल्यूशन बोल देते हैं, फॉलो नहीं करते तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब फॉलो करता है दैट मीन्स व्हाट, आपने जो आइडियल राउल्स लॉ में कंडीशन पढ़ी वो क्या बोलता है, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। जो इन कंडीशंस को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, और जो इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा यानी नॉट इक्वल पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी नॉट इक्वल पी नॉट बी एक्स बी, तो जो इन कंडीशंस को फॉलो करेगा वो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है दैट मीन्स आइडियल सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब यदि इन कंडीशंस को फॉलो करता है, इसका मतलब क्या है कि यदि आप सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो किसी टाइप का कोई एनर्जी चेंज वहां पर नहीं हो रहा है, कोई एंथैल्पी चेंज वहां नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि एंथैल्पी चेंज नहीं होता है तो आइडियल सॉल्यूशन है, और यदि एंथैल्पी चेंज हो रहा है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। इसी तरह से यदि आप सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम भी चेंज मे और मे नॉट बी, तो यदि वॉल्यूम चेंज होता है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, और यदि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो आइडियल सॉल्यूशन होगा। हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन का मिक्सचर।
यदि क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन को मिक्स किया जाता है तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। वहीं पर यदि आप बेंजीन और एसीटोन को मिक्स करते हैं तो वो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है ना। अब यदि हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को और डिटेल में देखें, नॉन आइडियल कौन, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। अब यदि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता तो या तो उससे ज्यादा डेविएशन शो कर रहा होगा या उससे कम डेविएशन शो करेगा, यानी ये इक्वल नहीं है, तो या तो मोर होगा या लेस होगा। तो मोर या लेस है उसके अकॉर्डिंग हम अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब जब हम पहले बात कर ले पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन वाला कौन सा होगा? यदि हम मान ले ये आपके पास जो पार्टिकल्स हैं ए वाले हैं, यानी ये आपका सॉल्वेंट है, और ये मान लिया मैंने ये सॉल्यूट है, या आपके पास बीबी पार्टिकल्स है। अब यदि सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो इसमें ये दोनों पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, यानी पहले ए के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, बीबी के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और जो न्यू सब्सटेंस बनेगा यहाँ जो होगा उसमें बॉन्ड कौन सा होगा? ए बी होगा, यानी यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो ए बी बॉन्ड के होंगे। यदि ये ए बी बॉन्ड, ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी से लेस हुआ तो क्या होगा? राउल्ट्स लॉ से ज्यादा डेविएशन शो करेगा वो। ठीक है ना। यदि ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हुआ दैट मीन्स व्हाट, जो ये आपस में रिएक्ट कम होंगे, ये सॉल्यूशन कम बनाएंगे। तो यदि ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हुआ ए और बी से, तो ये पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से यदि आपका ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर हुआ तो आपका क्या होगा? सॉल्यूशन ज्यादा बनेगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज टुगेदर आएंगे, डेविएशन कम शो होगा। डेविएशन कम शो होगा तो उसे हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। तो क्या बात हो गई आपकी? यदि ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये यदि लेस होता है ए एंड बी से, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। और ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि ए एंड बी से मोर हुआ तो इसे क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव डेविएशन। अगली बात क्या कर सकते हैं हम? यदि आपका पॉजिटिव डेविएशन है, तो आपके पास क्या आएगा? जो राउल्ट्स लॉ है उससे वो ज्यादा डेविएशन शो करेगा ना। सेकंड पॉइंट क्या आएगा? वो ज्यादा डेविएशन शो करेगा, दैट मीन जो आपका पी ए है वो मोर होगा पी नॉट ए एक्स ए से, और जो आपका पी बी है, पी बी भी आपका मोर होगा पी नॉट बी एक्स बी से। एनर्जी चेंज जो होगी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करने पर, जो आपकी एनर्जी चेंज होगी जिसको हम डेल एच मिक्सिंग बोल दें, ये एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, दैट मीन्स मोर देन जीरो होगी, या हम इसको बोल सकते हैं ये पॉजिटिव होगी। वॉल्यूम भी पॉजिटिव होगा, यानी वॉल्यूम भी मोर देन जीरो होगा। इन्हीं सभी पॉइंट को यदि आप रिवर्स बोलते हैं तो वो नेगेटिव डेविएशन होगा। एक चीज और आती है यहाँ पर, एजियोट्रॉप्स। क्या होता है? यदि हम टू डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स को मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? यदि मैंने टू डिफरेंट सब्सटेंस लिए और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस, और उन दोनों को यदि मिक्स किया तो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? क्या दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का एवरेज आएगा, या दोनों में से किसी एक का बॉइलिंग पॉइंट वो अचीव कर लेगा?
मे बी ऐसा ही हो, बट कभी कभी क्या होता है जब हम कुछ लिक्विड्स को एक पर्टिकुलर रेशो में मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर बनता है वो मिक्सचर किसी एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर बॉईल होना स्टार्ट करता है। वो बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों ही लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट से अलग होता है, या तो उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा या उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। तो ऐसे जो मिक्सचर बनते हैं, ऐसे जो सॉल्यूशन बनते हैं जिनमें लिक्विड पूरा किसी एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर बॉईल होना स्टार्ट करता है और वो बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से अलग होता है, तो ऐसे लिक्विड्स को हम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। तो यहाँ हम बात करें एजियोट्रॉप्स की, वो भी आपका यहीं पर आता है पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस में, कि यदि आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। एजियोट्रॉप्स क्या है? ऐसे दो लिक्विड्स का मिक्सचर जो एक सेम टेम्परेचर पर बॉईल होना स्टार्ट करे, वो टेम्परेचर या तो दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो या ज्यादा हो। कम हो या ज्यादा हो उसके बेसिस पर एजियोट्रॉप टू टाइप के होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जैसे नेम से पता चल रहा है कि दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसको मिनिमम बॉइलिंग बोलेंगे, और ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम बॉइलिंग बोलेंगे। अब आप देख रहे हो यदि हम पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं उधर और उधर भी एजियोट्रॉप बन रहे हैं, तो जो आपका पॉजिटिव डेविएशन होगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, क्योंकि वहां पर सॉलिड और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में तो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी से कमजोर है, वीक है तो वो कम टेम्परेचर पर ही बॉइल हो जाएगा। दैट मीन्स जो पॉजिटिव डेविएशन है वहां का जो मिक्सचर है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को रिप्रेजेंट करता है, और जो नेगेटिव डेविएशन वाला है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल देखें, यदि आप वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर बनाते हैं जिसको हम स्प्रिट बोलते हैं, 95.5% अल्कोहल है और आपका रिमेनिंग वाटर है, ये जो मिक्सचर बनेगा ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा और ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। हमें मालूम है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या आप इसको केल्विन में करें तो 373 केल्विन होगा, और जो आपका अल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.3 केल्विन। 373 वाटर का है, 351.3 केल्विन किसका है? अल्कोहल का है। लेकिन जब हम 95.5% अल्कोहल और रिमेनिंग वाटर ऐड करते हैं तो ये जो मिक्सचर बनता है इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है 351.1। दैट मीन्स दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आ रहा है। ये जो मिक्सचर है ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। इसी तरह से यदि आप वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करते हैं, हम यदि 20.3% हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और रिमेनिंग आप वाटर लेते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको मालूम है 373 केल्विन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 188 केल्विन। जब ये मिक्सचर बनाया जाता है तो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 383 केल्विन। दैट मीन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आ रहा है, तो इसको बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो टू टाइप के एजियोट्रॉप्स होते हैं आपके पास, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग वाला पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है और मैक्सिमम बॉइलिंग वाला आपका नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको डाउट्स समझ में आया होगा, डेविएशंस क्लियर हो गए होंगे। क्लास अच्छी लगी, वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।